हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अंदर सबसे पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नाम से ही क्लियर है, ये जो एडिशन बेस्ड है वेक्टर्स के, वो ट्रायंगल लॉ के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ट्रायंगल का ही कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। मान लीजिए हमने कोई एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, कोई दूसरा वेक्टर है, मान लेते हैं ये बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, और कोई एक तीसरा वेक्टर है जिसका कि नाम हमने दिया है रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। ठीक है, इसका नाम क्या है? आर वेक्टर। अब सुनना ज़रा ध्यान से, बहुत ही समझने वाली बात है। क्या ये ट्रायंगल को फॉर्म करता है? तो इस ट्रायंगल में कोई एक ऐसा साइड होगा जो रिजल्टेंट को दिखाएगा। अब रिजल्टेंट का मतलब क्या है? रिजल्टेंट का मतलब आप ऐसे समझिए, हाँ, रिजल्टेंट का वो मीनिंग नहीं है। मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट, आपने इसको इधर की तरफ खींचा, किधर जाएगा? ये इधर की तरफ ही जाएगा, जाएगा ना। अब मान लो कि तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं दो तरीके से खींचूंगा, इधर से भी खींच रहा हूँ, इधर से भी खींच रहा हूँ, किधर को जाएगा ये? मतलब समहाउ कहीं ना कहीं इन बिटवीन इसके जाएगा, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा खींचने का, उसकी तरफ वो ज़्यादा झुका हुआ होगा, और मतलब ये ऐसे करके चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट जो है इस दोनों का, ये क्या कहलाया? रिजल्टेंट कहलाया। मतलब रिजल्टेंट का मतलब ऐड होने के बाद फाइनल आंसर उसका क्या है, बस ऐसे ही समझिए कि जैसे अभी क्लास 10th का आपका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट का मतलब क्या होता है? क्या है रिजल्ट? एड अप, एड अप सारे चीज़ों का। तो उसी तरीके से यहाँ क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर्स का एड अप कर रहे हैं, और ऐड होने के बाद जो मुझे कुछ मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कहते हैं। समझे बातों को? दो या दो से अधिक वेक्टर को जब आप ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वही रिजल्टेंट कहलाता है। बस इतना ही बेसिक सा समझिए आप। अच्छा, अब बात ये आती है कि किस दो वेक्टर को, मतलब इस ए बी और आर को मैं कैसे रिलेट करूं, मैथमेटिकली मैं कैसे रिलेट करूं? तो बहुत सिंपल है। क्या ये ए वेक्टर का ये हेड है और ये टेल है? ऑब्वियसली। बी वेक्टर का ये हेड है और ये क्या है? टेल है। फिर आर वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है। ठीक, आपको बस ध्यान ये देना है कि जिस दो वेक्टर का हेड टेल कॉन्साइडिंग होगा, वो दो वेक्टर आपस में एक साथ एड ऑन होगा। क्या मैंने कहा? जिस दो वेक्टर के हेड टेल आपस में कॉन्साइडिंग होंगे, आप यहाँ देखो डायग्राम में और बताओ कि किस, कौन से ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनके हेड टेल आपस में कॉन्साइडिंग है? ए का हेड, बी का टेल, यही दो कॉन्साइडिंग है। तो इस दोनों को हम एक साथ रख के ऐड करेंगे और उसको तीसरे के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे? तीसरे के बराबर कर देंगे। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो यही कहलाता है रिजल्टेंट। समझ गए बातों को? यानी कि इसको मैं ऐसे लिखूं, जिस दो वेक्टर्स का
हेड एंड टेल कोइंसाइड करेगा वो दोनों वेक्टर्स एक साथ ऐड होगा। एक साथ ऐड होगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब ध्यान से सोचो कि इसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया है। ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ एंगल है, ये कुछ ना कुछ एंगल है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ एंगल पे तो इंक्लाइंड है। अगर बहुत ध्यान से देखें, इस वेक्टर को अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ एंगल पे तो इंक्लाइंड है। और सुनते रहना इसको बस, ये देखो इस ए वेक्टर को मैंने शिफ्ट किया इधर की तरफ, तो ये शिफ्ट होके कहीं यहाँ पहुँच गया। और मैंने क्या करा, इस आर वेक्टर को भी मैंने शिफ्ट किया। तो ये आर वेक्टर शिफ्ट करके, क्या मैं इसको अगर पैरेलली शिफ्ट करूं तो पैरेलली शिफ्ट करने में ये वेक्टर नहीं बदलेगा, तो वेक्टर यहाँ पहुँचा सकता हूँ मैं। यानी कि ओवरऑल बेसिकली ये हुआ क्या कि ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर को यहाँ बना देते हैं, ये बी वेक्टर। और मान के चलो कि किसी पार्टिकल पर ये एक्ट कर रहा होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये पार्टिकल किधर की तरफ जाएगा, तो इस रिजल्टेंट के तरफ जाएगा, इस रिजल्टेंट के तरफ जाएगा। तो बात ये बची कि क्या मैं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 2 यूनिट है, बी वेक्टर का मान लेते हैं यूनिट ये 3 यूनिट है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो ये ट्रायंगल लॉ बताने में कैपेबल नहीं था, इसलिए इसके बाद जो लॉ बनाया गया वो बनाया गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्यों आया, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताने के लिए, यानी कि अगर ट्रायंगल के ये दो साइड आपको पता हो और आपको एंगल वेंगल पता हो तो आप इस लेंथ को निकाल सकते हैं। सही, तो इसी के लिए क्या आया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ सवाल करें आप। Which of the following is correct? क्या लगता है कौन सा रिलेशन इसमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लिखा गया है, ये बताएं। कौन सा रिलेशन इसमें सबसे सही है? हम्म, कौन सा? बी।
सब कोई सोचिए, बताइए। आसान सा चीज है, बता पाएंगे आप? बी। क्या तन्मय जी बताइए, क्या बोला गया है? जिस दो वेक्टर्स का हेड टेल कॉन्साइड करेगा वो दोनों वेक्टर्स एक साथ ऐड होगा। यानी कि यहाँ देखो ये हेड है और ये टेल है। किसका हेड है? बी का। किसका टेल है? सी का। तो बी प्लस सी। बी प्लस सी किसके बराबर? ए के बराबर। तो आंसर कौन सा हो गया? बी, है ना? ओके, बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सी। किसका हेड टेल कॉन्साइडिंग है? यहाँ हेड एक दिख रहा है और यहाँ एक टेल दिख रहा है, तो किसका हेड टेल? बी और सी का। तो बी प्लस सी वाला किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। तो सी आंसर हो गया। सही है। हम्म। बताएं आंसर होगा इसमें। सोचो, एकदम सिंपल है। डी। बी। सिंपल है, देखो। पहले तो आप इसका रिलेशन लिख लो। क्या रिलेशन होगा इसमें? ए बी सी में? यस। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर किसके है? ये ए के। सही है ना? अब सोचो कि क्या आपसे पूछा क्या जा रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना होगा? यही पूछा जा रहा है ना? तो ये वाला पार्ट तो आप ऑलरेडी जानते हो।
बी प्लस सी किसके बराबर है, ए के बराबर है ना। तो ये ए प्लस ए कितना हो गया, 2a हो गया, इसलिए आंसर कौन सा है, 2a। सिंपल ही तो है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। मॉड्यूल लाए हैं। इसमें ना आपके क्वेश्चंस हैं एक इन टेक्स्ट 4 में, इन टेक्स्ट 4 के अंदर है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, ये सब आपके ट्रायंगल लॉ पर ही बेस्ड हैं, तो घर पे लगाइएगा एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज में आ जाओ, तो एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको, जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 80 है, 80, तो 80 नंबर क्वेश्चन शायद मैंने अभी करवाया है, इसी के ट्रैक का है शायद से 80 नंबर, है ना, लिखा हुआ है इन सोन इन दिस, और बी ए बी, अच्छा इसमें ए और बी को ऐड ऑन करना है, ठीक है कर लेंगे, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, ठीक है, ले जाइएगा बाद में। तो ये हुआ तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ये, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको एक बार जरा देखेंगे क्या है। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, और लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक। इसके बीच का जो एंगल है वो हम कितना मान के चल रहे हैं, थीटा। एक बात बहुत ही ध्यान से देखिए डायग्राम में, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, क्या वो टेल से टेल का एंगल है, कौन सा एंगल है, टेल से टेल का एंगल है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि टेल से टेल मिलाना है, अगर जब कभी भी एंगल चाहिए तो टेल से टेल मिलाना है, और हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल जो लेंगे वो कब लेंगे, ये थीटा कब का एंगल है, जब टेल से टेल मिल रहा है, ठीक। अब ध्यान सुनो, करना क्या है, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, और पैरेललोग्राम कॉन्स्ट्रक्ट करोगे तो कुछ समहाउ ऐसा बनेगा पैरेललोग्राम, है ना। और इस पैरेललोग्राम का, अच्छा ये बताओगे आप कि पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होते हैं, 4, कौन कौन से भाई, हाँ हाँ, और दो ही डायगोनल होते हैं ना, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। तो ये जो डायगोनल है ना, ये देखो, इसको हम कहते हैं मेजर डायगोनल। क्यों मेजर, क्योंकि ये सबसे बड़ा डायगोनल यही होगा, ये वाला माइनर डायगोनल कहलाएगा, जो बाद में हम देखेंगे। तो इस वाले वेक्टर को हमने क्या नाम दे दिया कि ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा किसके बराबर, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि रिजल्टेंट का मतलब ही होता है दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर का एडिशन को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और इसको आप क्या बोलोगे कि ये मेरा क्या है, मेजर डायगोनल है, ये क्या है, मेजर डायगोनल। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये आर वेक्टर जो है, ये आर वेक्टर जो है, ये तो सर आपने लिखा कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, मतलब आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, कैसे, तो ए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उसको आप ऐड कर रहे हो। अगर मान लो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता तो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2 kg प्लस 3 kg, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट आप 5 कर देते हो, ठीक है।
लेकिन अगर मान लो कि 2 न्यूटन है और 3 न्यूटन को मैं बोलूं ऐड करने के लिए, किसको बोलूं मैं, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन को ऐड करने के लिए, तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ऐड करके 5 लिख देंगे, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, आप पूछोगे कि सर 2 न्यूटन किधर की तरफ लग रहा है, 5 न्यूटन किधर की तरफ लग रहा है, तभी आप बता पाएंगे कि क्या होगा उसका एडिशन, है ना। तो उसी सब के बारे में हम जानकारी इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से लेंगे कि अगर मान लो कि 2 फोर्सेज हैं, वो कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होगा, या दोनों पैरेलल है, या दोनों एंटी पैरेलल है, या दोनों परपेंडिकुलर है, तो उसके रिजल्टेंट मैं कैसे निकालूंगा। ओके, तो फिलहाल ये आर वेक्टर बराबर हमने ये लिखा। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, यानी कि अगर आप इधर की तरफ मॉड ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको आरएचएस में भी मॉड लेना पड़ेगा, है ना, आरएचएस में भी मॉड लेना पड़ेगा। तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। इसको पढ़ोगे क्या, इसको क्या पढ़ोगे? ये तो कोई भी पढ़ लेगा, कुछ और बताइए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये पढ़ ही पाओगे ना, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये तो पढ़ ही पाओगे, कुछ इसका और नाम बताओ। तो इसको हम कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स, तो समझ जाना है कि किसी भी 2 वेक्टर को ऐड करके और उसका मॉड लिया गया है। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आर वेक्टर का मॉड है ये बेसिकली आपको बताता है लेंथ ऑफ मेजर डायगोनल। क्या बताता है ये? लेंथ ऑफ मेजर डायगोनल। किसके लेंथ को बताता है ये? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर का लेंथ, तो इस वेक्टर का लेंथ बेसिकली लेंथ क्या होगा, मेजर डायगोनल का लेंथ हो जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आर वेक्टर का मॉड यानी कि लेंथ ऑफ मेजर डायगोनल, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड जो है वो भी क्या दे रहा है, लेंथ ऑफ मेजर डायगोनल ही दे रहा है। अब बात ये आती है कि सर ये लेंथ निकलेगा कैसे, ये ठीक है आपने तो लिखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड है ये, लेकिन अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो बात यह है कि मैं इसका लेंथ निकालूंगा कैसे। ठीक है, तो करते क्या है, इसमें थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस वाले साइड को यानी कि ए वेक्टर वाले साइड को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये देखो। तो आप क्या बोलोगे, नाम दे दिया जाए ट्रायंगल का, मतलब ये सॉरी क्या नाम है इसका, पैरेललोग्राम का। तो ये बोल दो पी, पी बोल दो, क्यू आर, या कुछ और नाम दिया जाए, चलो ठीक है, पी क्यू आर एस टी, ऐसा नाम दे दिया हमने, या इसको बोल दिया जाए, ऐसा बोल देते हैं, 1 मिनट रुकना, पी क्यू आर एस और टी। तो क्या हो गया, पी क्यू आर एस जो है ये पैरेललोग्राम हो गया, और फिर उसके बाद ये वाला साइड और ये थोड़ा सा हमने रिकॉन्स्ट्रक्ट करा है। एक बात बहुत ऑब्वियस है कि अगर ये बी वेक्टर है तो इसका लेंथ कितने के बराबर है, बी के बराबर है सिंपली। अरे यही तो कहते हो, बी वेक्टर के मॉड को क्या कहते हैं, उसका लेंथ कहते हैं। यानी कि ये बी है तो क्या ये वाला भी बी होगा, ये एंगल थीटा है तो इस वाले एंगल को भी क्या कहोगे, थीटा कहोगे। और ये बहुत ही कॉमन सा अंडरस्टैंडिंग है, आप बता भी सकते हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री से बता सकते हैं या फिर वेक्टर से ही बता सकते हैं कि ये वाला लेंथ कितना होगा और ये वाला लेंथ कितना होगा, बताएंगे ये वाला लेंथ कितने के बराबर है। और ये वाला लेंथ कितने के बराबर है, बताओ। कोई बताओ जिनको भी समझ आ रहा हो। कैसे निकलेगा ये,
ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ कैसे निकलेगा? सोचो सोचो, बताना पड़ेगा आपको। आप कंपोनेंट से भी बता सकते हैं, नहीं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत बेसिक तो आता ही है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह। यस, आप ऐसे भी सोचो, क्या ये बी है तो बी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? बी साइन थीटा। अगर ये बी साइन थीटा है तो ये भी क्या होगा? बी साइन थीटा। सिंपल। तो ये आप बोल दो कि सर एस टी वाला जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? बी कॉस थीटा। और आर टी वाला वैल्यू कितने के बराबर होगा? बी साइन थीटा। कितने के बराबर होगा? बी साइन थीटा। ओके, तो ये बी कॉस थीटा हो गया एंड दिस इज योर बी साइन थीटा। दिस इज योर बी साइन थीटा। ओके, अब क्या करो, इसको देखो, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें? आर पी टी। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल? आर पी टी। सही है ना? तो आर पी टी क्या बोलोगे इसमें? क्या रिलेशन है आर पी टी में? आर पी टी में क्या रिलेशन है? मतलब क्या ये वाला लेंथ निकाल सकते हो तुम? कितना आएगा ये वाला लेंथ? पी आर का स्क्वायर बराबर पी टी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। क्या आप सोचो, पी टी इज बेसिकली पी एस प्लस एस टी, पी एस प्लस एस टी होल स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। यस और नो? पी आर का लेंथ कितने के बराबर है? तो आर वेक्टर के लेंथ के बराबर। सही है ना? तो ये बेसिकली पी आर जो है वो बेसिकली कुछ नहीं है, ये आर वेक्टर का मॉड, यानी कि सिंपली आर भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है बराबर पी एस कितना है? 9। पी एस इज बेसिकली, आप यहीं से देखो, पी एस का वैल्यू ए के बराबर है ना? पी एस का वैल्यू ए के बराबर है, बाकी तो वैल्यू आपको पता ही है ना, पी एस पता है, एस टी पता है, आर टी भी पता ही है। ठीक है, यहाँ देखो, पी एस ए एस टी बी कॉस थीटा, यानी कि ये क्या हो गया? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर टी कितना निकाला है तुमने? बी साइन थीटा। तो क्या ये बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया? सही है? ओके, अब सिंपली क्या मैं इसको आर वेक्टर के मॉड को क्या मैं सिंपली आर भी लिख देता हूं और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया। जरा ये बताना कि आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता ही है, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यस 2a बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? आप एक स्टेप इसको और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये कितना बना? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना बन रहा है? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैंने उसको कॉमन निकाल लिया और यहाँ पर कितना बच गया? ये 2ab कॉस थीटा बच गया। ये वाला वैल्यू जो है वो 1 चला गया, ये वाला वैल्यू 1 हो गया। तो हमारा रिजल्टेंट
जो आया क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो आर आएगा ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अभी रट के जाना है इसको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सही है, 2ab कॉस थीटा। आपको याद ऐसे करके रखना है, आर वेक्टर का मॉड बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, ताकि सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा बस रट लेता है, तो रटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये किसके बराबर है और किसका वैल्यू है ये। तो आप देखें जरा बहुत ध्यान से, अगर तो क्या आपने दो वेक्टर को ऐड किया है, ध्यान से देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कराया आपने, और वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड था, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड था। तो जरा देखो ऐड करने के बाद मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स कितने के बराबर आता है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी कि जब जब ऐसा दिखेगा तब तब आपको ऐसा लिखना है, सीधी सी बात, ऐसा दिखा आपको ऐसा दिमाग में आना चाहिए कि इस दो वेक्टर के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो मैं उसका रिजल्टेंट यानी कि इसके मॉड के बराबर मैं कितना लिखूंगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या फिर इसी को हम क्या नाम देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, लिख लीजिएगा। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है, when tail to tail are coinciding, when tail to tail are coinciding, क्लियर है? अच्छा, ध्यान से देखना, कभी कभी ये पूछता है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इसको अल्फा कहते हैं, ये इसके साथ कितना बना रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, ठीक है। तो अगर टेन अल्फा मैं बोलूं, यानी कि एंगल पहले लिख लेना, एंगल made by a vector, sorry, r vector, angle made by r vector with a vector, यानी कि कौन क्या बना रहा है एंगल, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर। बहुत सिंपल है, पहले तो आप ये समझो कि कैसे निकलेगा, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां से अगर आप टेन अल्फा लिखोगे तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, फ्रॉम ट्रायंगल आर पी टी, फ्रॉम ट्रायंगल आर पी टी, फ्रॉम ट्रायंगल आर पी टी, क्या होगा यहाँ जरा देखना बताना, क्या टेन अल्फा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, टेन अल्फा, यानी कि आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, आपको मैं याद भी करवा दूंगा कि कैसे याद करना है, पहले तो आप समझिए, टेन अल्फा को देखो, क्या ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना होता है ना, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, तो आपको यहाँ लिखना है बी साइन थीटा, और इसका बेस कितने के बराबर है, तो a प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि pt है ना, और pt का वैल्यू तो आपने लिखा था यहाँ से, कहाँ pt कितना होगा, pt बेसिकली क्या होगा, pt जो था वो बेसिकली था ps प्लस st, तो ps का वैल्यू कितना था a,
और एस टी का वैल्यू आपने निकाला था बी कॉस थीटा। सही है, तो ये आ गया तुम्हारा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है पीटी, पीटी का वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आप सोचो कि ये हर बार मेरे सामने, ये जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँगा तो मेरे सामने ये डायग्राम थोड़ी ना रहेगा, रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अब याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है मुझे इतना पता है, ध्यान सुनिएगा, ये ए वेक्टर है, लिखना नहीं है ये बी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल कितना है थीटा, जो कि नोन होगा आपको शायद, ठीक है, नोन हो सकता है। अब ये मान लो कि मैं ये निकालना चाहता हूँ कि दिस रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए वेक्टर, तो ये अल्फा कैसे निकलेगा, तो सिंपल है, सुनो, ये आर वेक्टर ए के साथ बना रहा है ना एंगल अल्फा, तो आपने लिखना है टेन अल्फा, किसके साथ बना रहा है, ए को, ए के साथ, तो हम लेंगे किसको, बी को, किसको लेंगे, बी को, और बी साइन थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा। अगर बी साइन थीटा लिखो, क्यों साइन थीटा में लिख रहा हूं, क्योंकि टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस, टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो बी साइन लिखे हो तो क्या लिखना पड़ेगा, बी कॉस लिखना पड़ेगा। अभी देखो बी बी कट जाएगा तो साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, लेकिन आपको एक एडिशनल चीज क्या करना है, जिसके साथ इसने एंगल बनाया था उसको ऐड कर देना है जाके, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी कॉस थीटा, तो b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, वही तो है ये रिजल्ट, है ना। मतलब बहुत ही सिंपल है याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अब खुद बताओ कि अगर मेरे को ये निकालना हो, मान लो कि मैंने ना अल्फा नहीं निकाला, मैंने अल्फा नहीं निकाला, अगर अल्फा निकल गया तो बीटा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, लेकिन अगर मान लो कि अल्फा ना निकाल के मैं डायरेक्ट रिजल्टेंट बी के साथ ही निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा, यानी कि एक बात मैं हिंट दे दूं, बनेगा तो tan बीटा ही, क्या लिखना है आपने, tan बीटा, कितना होगा ये बताओ जरा लॉजिकली, अगर आपने ये चीज ध्यान से सुना है तो आप बता पाएंगे। गलत, किसके साथ ये एंगल बना रहा है, देखो याद मैं करवाता हूँ, ध्यान सुनिएगा, रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बना रहा है, बी के साथ, तो किसको लिखना है ऊपर, ए साइन थीटा को, और अगर ए साइन थीटा लिखे हो तो टेन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, ए कॉस थीटा, क्या नहीं लिखे हो, सिंपल है ना याद करना, बस ऐसे ही याद कर लेंगे। और अब सर बात ये बचता है कि देखो फिजिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, आपको सब कुछ पता होगा, थ्योरी भी पता होगा, फॉर्मूले भी याद होंगे, तब भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, नहीं, हाँ ये हकीकत में बता रहा हूँ, क्योंकि 10 साल से मैंने देखा है, यही चीज़ देखा है, आप ही जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, है ना, तो उनका भी यही सेम टू सेम प्रॉब्लम है। होता ये है कि पता है कि मैंने वेक्टर्स पढ़ा है, फॉर्मूला भी मुझे याद है, जब मैं क्वेश्चन हिट करने जाता हूँ तो मुझे यही नहीं पता चलता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है 90% बच्चों का। तो उसका एक ही सल्यूशन है कि आप मतलब बहुत कुछ तो सुनिए कि टीचर बोल क्या रहा है, सुनने पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि मान लो कि ये मैंने आपसे बोला था ना कि रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मुझे यूज करना है, मुझे यूज करना है, तो जब भी ऐसा दिख जाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड कहीं आया हुआ है तो याद आना चाहिए कि ऐसा तो हमने पढ़ा है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये ठीक है। जहाँ कहीं भी बोल दिया कि रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ इतना एंगल बना रहा है तो सीधा दिमाग में ख्याल आना चाहिए इस वाले रिलेशन के बारे में, जैसे ही बोला कि कोई एक वेक्टर किसी एक वेक्टर मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर किसी एक वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा है, सीधा ख्याल आना चाहिए कि मेरे मेरे से ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यही सब बेसिक बेसिक बातें हैं, जितना दिमाग में याद रखोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, मतलब सवाल बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, कॉट से क्यों नहीं किया, हालांकि कॉन्स्ट्रक्शन ये कहता है कि टेन अल्फा टेन से ही निकालो, कॉट से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट से निकालोगे तो बी बाई पी करना पड़ेगा। तो जनरली हम जो मेन रिलेशन देखते हैं वो कौन सा देखते हैं, साइन कॉस टेन,
बाकी तो उसके रेसिप्रोकल हैं, बस यही है, और कोई दिक्कत नहीं। अब इसके कुछ कुछ स्पेशल केसेस हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। लिख चुके यहाँ तक क्या? लिखिए। लिखिए। स्पेशल केसेस, पहला केस इसमें ये है when A vector and B vector are parallel। क्या हुआ मतलब इसका? कि अगर दो वेक्टर है, लेट्स से A वेक्टर एंड दिस इज योर B वेक्टर, किसी को A नाम दे सकते हैं, किसी को B नाम दे सकते हैं, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस इज A एंड दिस इज B। तो यहां से क्या दिख रहा है, थीटा का वैल्यू क्या है? अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो थीटा कितना? ना, 0। सेम डायरेक्शन में जब वेक्टर रहता है तो उसके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। एंटी पैरेलल में 180 ना, एंटी पैरेलल में 180। अच्छा, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। अब बताइए कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो आएगा कितने के बराबर आएगा? यानी कि रिजल्टेंट जो आप निकाल रहे हो वो बेसिकली क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड है बेसिकली। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड है बेसिकली। कितना आएगा बताएंगे? आप खुद से बताइए ये चीज़। कितना आएगा ये? बताओ। क्या था फॉर्मूला? अरे 0 कैसे आ जाएगा यार? आपको मैंने क्या पूछा है? रिजल्टेंट का मॉड पूछा है, तो रिजल्टेंट का मॉड क्या होता है? फॉर्मूला रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लगाओगे ना। cos थीटा, थीटा की जगह पे कितना? 0। cos 0 0 नहीं होता, cos 0 1 होता है। कितना होता है cos 0? 1। यानी कि ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला जो वैल्यू है वो कितना चला गया? 1 चला गया। ओके, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? क्या बच जाएगा? 2ab बचेगा ना ऐसा? क्या है ये? कुछ है ये? इसको क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं, सुने हो कभी? बस, तो ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है चीज़ें? अच्छा ये बताओ, ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा कितने के बराबर आ जाएगा ये? रूट एक्स स्क्वायर बराबर कितना? कितना? x, ये बोलेंगे गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलना चाहिए? मॉड ऑफ x। क्या बोलना चाहिए? मॉड ऑफ x। क्यों? क्योंकि ये x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ओवर रूट जब निकालते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ a प्लस बी। सर ये क्या सब आ गया है? मतलब देखने में ना तुम्हें बड़ा अजीब जैसा लगेगा, लेकिन उसके मीनिंग को जब पकड़ोगे तो आपको सही लगेगा। क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड जो आ रहा है वो सिंपली ए प्लस बी का मॉड आ रहा है? क्या दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? पहले मुझे ये बताइए। एक ही चीज है?
एक तो नहीं है ना, यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऐड हो रहा है, उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है, डायरेक्शन ऐड नहीं हो रहा। अंतर तो है, अंतर नहीं है भाई, बहुत अंतर है। ये मान लो F1 है, ये मान लो F2 है, इसका वैल्यू 5 न्यूटन है, इसका वैल्यू 3 न्यूटन है, और ये एंगल कुछ 30 डिग्री है। मैं आपसे पूछूं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मॉड क्या होगा, और मैं आपसे पूछूं F1 प्लस F2 का मॉड क्या होगा, और मैं आपसे पूछूं F1 का मॉड प्लस F2 का मॉड क्या होगा, क्या होगा? इसका आंसर है cos थीटा। इसका आंसर है 3 + 5 यानी कि 8। ये तो 8 नहीं आएगा, ये 8 कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो ना, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस, चलो इसको 60 पकड़ लेते हैं, कॉस 60 कितना, हाफ। देख लो, कभी 8 के बराबर नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, आप डैम श्योर है ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का मॉड प्लस 5 का मॉड, ये कितना आया, 8। कहने मतलब ये दोनों चीज सेम है, पता चला? यानी कि a प्लस बी का मॉड जो आप लिख रहे हो, आप a प्लस बी का मॉड जो लिख रहे हो, बेसिकली ये कुछ नहीं है, सिंपली ये किसके बराबर है वो जरा देख लो, मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस मॉड ऑफ b वेक्टर। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा दिख गया आपको कि ये वाला चीज इसके बराबर है, तो बताओ कितना एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच में, डायरेक्ट आंसर देखेंगे देखने के साथ कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0 डिग्री। याद रहेगा ना, जब भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर, अच्छा एक चीज याद आ गया, पहले बोल लेता हूँ वो आपको मैं, इसको क्या पढ़ोगे तुम, इसको तो पढ़ना मैंने पीछे लिखा रखा है, इसको क्या पढ़ा था आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, और इसको क्या पढ़ोगे, अरे क्या क्या बोल रहे हो, ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, और ये हुआ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। समझ रहे हो बातों को? हाँ, इसको आप कहोगे, कहीं लिख लेना ये, क्या है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जो आपने अभी रिजल्टेंट निकाला है वो बेसिकली आर मैक्स है, वो बेसिकली क्या है, मैक्सिमम रिजल्टेंट। तो कभी भी दो वेक्टर का, कोई पूछा कि किसी भी दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब पॉसिबल है, तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और वो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा, तो सिंपली दोनों वेक्टर का एडिशन, मतलब सिंपल स्केलर एडिशन, यानी कि a प्लस बी। क्लियर है ना चीजें? तो आर मैक्स ये क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, रिजल्टेंट का। कौन से रिजल्टेंट का, मैक्सिमम रिजल्टेंट का। तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, सिंपली आप क्या बोल दीजिएगा, a प्लस बी। क्या बोल देंगे,
ए प्लस बी, ए प्लस बी। और इस a प्लस बी का मतलब मुझे समझ आना चाहिए हर हमेशा कि a का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, b का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। सही है ना? a का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, b का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीट्यूड को अगर किसी के दो मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो ये आर मैक्स कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? ओके। तो कितना पॉइंट्स इससे सीखा हमने? अगर रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा तो कब होगा? जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, यानी कि उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तभी रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। या फिर अगर हम ऐसे कहें, अच्छा ये बताइए, ऐसा लिखा हुआ है सवाल कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, फिर से वापस से, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ two vectors is equal to sum of their magnitudes. Got it? क्या मैंने बोला? Magnitude of sum of two vectors is equal to sum of magnitude of sum of their magnitudes. Then what is angle between those two vectors? सीधा आंसर है इसका 0 डिग्री। सवाल देखने में लगता है भयानक, लेकिन क्या है ये? बेसिकली क्या लिखवाया मैंने आपको? ये पहले ही लिखवा दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स। तो ये कब हो सकता है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर हो सकता है। क्लियर है? तो सवाल आ जाए तो याद रखना कि ऐसा हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब एक बात बताना, ध्यान सुनिएगा, इसमें फील नहीं आता। मान लो कि कोई रिक्शा वाला जा रहा था, उसको तुमने बोला दादा इधर सुनो, मैंने एक ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ कितना रिजल्टेंट होगा टोटल? वो भी बता देगा आपको कि हाँ 15 होगा, और क्या है? अरे है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पता है उसको दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या करना है? ऐड कर देना है। और क्यों ऐड हुआ उसका मैथमेटिकल एविडेंस कहाँ से आया? यहाँ से आया कि जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उसका सीधा सीधा रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाता है? दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ जाता है, इसलिए 10 + 5 आपने किया। क्लियर है चीजें? ओके। When A vector and B vector are perpendicular, परपेंडिकुलर होगा तो क्या एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच का? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर होगा तो आप रिजल्टेंट बता दीजिए जल्दी से। मान लो ये ए वेक्टर है, ध्यान से इसमें बहुत कुछ सीखना है। ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रिजल्टेंट समहाउ कैसे भी आएगा, मतलब किसी के पास आ सकता है। अच्छा एक चीज़ आप बहुत ध्यान से याद रखना, सबको लॉजिकली ये चीज़ पता है जाने अनजाने में। मान लो कि मैं बाजू फैला के खड़े हो जाऊं और मैं बोलूं इधर, मान लो कि बहुत मोटा इंसान है, सुमो पहलवान, और इधर कोई है पतला इंसान, तो उसको मैं बोलूं कि खींचो, तो कौन मुझे खींच ले जाएगा? सुमो पहलवान। तो सुमो पहलवान मुझे अगर खींच गया, कहने मतलब रिजल्टेंट किसके तरफ बेंड हो जाएगा? सुमो पहलवान के तरफ। यानी कि जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड का वेक्टर है रिजल्टेंट उसी की तरफ झुका हुआ रहता है कि नहीं? कहने का मतलब ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, सवाल हम लोग करेंगे, बहुत ही लॉजिकल सवाल सब रहता है। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है और इसी का मेरे को क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ मुझे पता चल गया कि थीटा का वैल्यू जो सर है वो 90 डिग्री है। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो यहाँ से मैंने क्या निकालना शुरू किया? ये वाला चीज़ मैंने निकालना शुरू किया। मैं वापस से यहाँ आ जाता हूँ।
और ये लिख देता हूँ। क्या होगा यहाँ cos 90 डिग्री, और आपको पता है कि cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 0 होने की वजह से ये पूरे पूरे 2ab वाले पार्ट को ही 0 कर दिया। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बच गया वो कितना बच गया, यस, रिजल्टेंट बच जाएगा √ऑफ a² प्लस b²। तो आप सोचो कि कभी आपसे बोला जाएगा कि रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर का √ऑफ a² प्लस b² होगा, कब होगा, तो आप क्या बोलेंगे, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होगा, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होगा। अब कभी कभी ना क्या पूछता है, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर रहता है, हालांकि ये चीज मैंने आपको सिखा रखा है, एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ ए वेक्टर, एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ ए वेक्टर कितना होगा, सिंपल सिंपल आप बता सकते हो, जो मैंने पीछे आपको बताया है ना पिछले क्लास में, एंगल निकालना। तो किसके साथ ये एंगल पूछा है इससे, इसने ए के साथ, आर ए के साथ कितना बना रहा है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, थीटा। और जिसके साथ एंगल बनाता है क्या उस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो, ऐसे है कि नहीं। हालांकि बहुत हद तक बहुत अच्छा नहीं है ये, तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ करता हूँ, इसको ना थोड़ा ऐसा बना देता हूँ ताकि थोड़ा बढ़िया लगे देखने में। ये देखो, ये रिजल्टेंट हो गया तुम्हारा। हाँ अभी देखना, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ना इस पे, तो ये वाला बी है, तो ये वाला साइड भी कितना होगा, बी होगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस का वैल्यू कितने के बराबर है, ए के बराबर है। तो सीधा सीधा मैं क्या बोल दूंगा कि सर यहाँ जो tan थीटा का वैल्यू आएगा, tan थीटा बोलूँ, अल्फा बोल देता हूँ, अच्छा लगेगा, क्योंकि थीटा मैं बहुत जगह लेके जा रहा हूँ, क्योंकि थीटा यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ मैं बार बार, तो इसको थीटा ना बोल के क्या बोल दूँ, अल्फा बोल देता हूँ, अल्फा बोल देता हूँ। तो यहाँ से जरा देखना कि tan अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि b अपॉन a। तो जब कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तब तब आपने एंगल ऐसे ही निकाल लेने हैं। अब बोलोगे सर वापस से कि आपने tan से ही क्यों निकाला है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत लगाव है tan थीटा से, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब आप साइन से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अल्फा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि b बाय आर करना पड़ेगा, और ऐसे केस में आपको r पहले से पता करके रखना पड़ेगा। तो ऐसा मैं क्यों करूं, मुझे कान पकड़ना है मान लो, तो मैं ऐसे पकड़ूंगा या फिर ऐसे करके घुमा के इधर से ला के पकड़ूंगा, बात तो पकड़ना कान ही को है, अरे है कि नहीं। तो सिंपल करते हैं, सिंपल tan अल्फा। अच्छा, क्या मैंने आपसे ये भी फॉर्मूला जिक्र करा था कि tan अल्फा बराबर ऐसे कर सकते हो, क्या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना था अभी जो आपने बनाया है, 90। तो साइन 90 cos 90, साइन 90 कितना 1, cos 90 कितना 0, ये वाला खत्म हो गया, साइन 90 1 हो गया, क्या b बाई ए वापस से वही आया, आया ना। तो कहने का मतलब ये हर जगह वैलिडेट है, लेकिन अब इसको मैं क्यों याद करूं अगर इतना सिंपल सा चीज मेरे सामने रखा है, तो सीधा सीधा क्यों नहीं कर सकता मैं, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। चलिए तीसरा केस है आपके सामने, तीसरा केस है व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल। कैसा पैरेलल, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल हो जाएगा तो कितना बोल लोगे, एंगल का वैल्यू कितना बोल लोगे, एंटी पैरेलल थोड़ा दिखा दो, एंटी पैरेलल ये मान लीजिए ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, तो ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू कितना है 180 डिग्री,
और एक बात का याद रखना, cos 180 जनरली बच्चा 1 बोल देता है या 0 बोल देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कितना होता है? -1 होता है। कितना होता है? -1। ये वैल्यू है तो कुछ कर नहीं सकते। बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड कितना आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड निकाल रहे हो, कहने का मतलब तुम क्या निकाल रहे हो? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकाल रहे हो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकाल रहे हो। तो क्या करते हैं? ओवर रूट ऑफ, हाँ, कॉस, यस, बस इतना ही करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। तो यहाँ पर ये -1 पकड़ लिया तो -2ab हो जाएगा। तो क्या वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है? क्या है ये? यस। -2ab, वापस से रूट लिखा, कितने के बराबर आया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। वापस से, क्या ये मॉड के अंदर बंद है होल स्क्वायर? तो जब ये बाहर निकल के आएगा, जब ये बाहर निकल के आएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? मॉड ऑफ a माइनस बी। क्या लिखेंगे इसको? मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी। या फिर सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हैं? इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड माइनस ऐसा। देखो तो ये समझ आ रहा है कि नहीं? बात तो वही है, क्योंकि 3 माइनस 2 का मॉड लिखोगे तो ये 1 आएगा, और 3 का मॉड -2 का मॉड लिखोगे तो क्या ये 2 आ जाएगा? क्या 1 ही आएगा ना? तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात इज बराबर। अब यहाँ से एक खास बात है। अच्छा क्या पढ़ोगे यहाँ? कभी कभी पूछता है कि मान लीजिए ऐसे सवाल, magnitude of sum of two vectors is equal to difference of their magnitude, then find angle between them। तो कितना हो जाएगा एंगल बिटवीन देम? समझ रहे हो ना क्या पूछ रहा हूं मैं? क्या पूछा? मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू difference of their magnitudes, difference of their magnitudes, then what is angle between those two vectors? 180 डिग्री। क्लियर चीज है? बड़ा मतलब बेसिक सा लैंग्वेज मतलब यूज करता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आप इसको क्या बोल दोगे? इसको पढ़ना सीख लो एक बार, जो पढ़ना सीख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, difference of magnitude of two vectors, ठीक है? मान लो कि अभी केस ऐसा है कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर जैसे था, व्हेन ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है आपस में वो बराबर है,
क्या बराबर है, मैग्नीट्यूड। कितना बोल दिया, ए के बराबर। एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। क्या हुआ मतलब इसका, जरा देखो यहाँ, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, ए के बराबर है। ये मान लीजिए बी वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर है, और इसके बीच का एंगल कितना बोला हुआ है, एंगल कितना बोला हुआ है, थीटा। एंगल कितना बोला हुआ है, थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी कहीं ना कहीं रिजल्टेंट तो आएगा। और एक बात का ध्यान रखना है जो मैं आगे प्रूव भी करूंगा, कि अगर दो वेक्टर आपस में, मतलब अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब क्या, मान लो कि 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो ये ध्यान रखना है कि उसका रिजल्टेंट जब भी बनाओगे, उसका रिजल्टेंट जब भी बनाओगे तो रिजल्टेंट हमेशा कितने एंगल पर होगा, एंगल बाइसेक्टर पर होगा। कहाँ पर होगा, एंगल बाइसेक्टर पर। सिंपल सी बात है, मैं हाथ को ऐसे फैला के खड़े हो जाऊं और इधर से जितने फोर्स से खींच रहा है वो इधर से भी उतने ही फोर्स से खींच रहा है, तो ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मैं थोड़ा बीच में आ जाऊंगा। तो बस इतना ही याद रखना है, और इसका प्रूफ भी अभी फिलहाल के लिए आप तो ये बताओ कि जब मैं ये निकालने जाऊंगा, आर वेक्टर का मॉड बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, तो कितना आ जाएगा ये, जरा देखना। आर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ओवर रूट ऑफ, क्या लिखते हैं, ओवर रूट ऑफ किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते हो ना। तो ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर ए है तो ए का स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है, ए है तो ए का स्क्वायर, 2 इंटू ए के जगह पर ए, बी के जगह पर ए, तो ये, और ये cos थीटा। देखो तो जरा ध्यान से, सही समझ आ रहा है क्या, ओके। अब यहाँ से और क्या लिख सकते हो इसको बताना, और क्या लिखा जा सकता है ये, क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर यहाँ 1 प्लस cos थीटा, क्लियर है। 1 प्लस cos थीटा का किसी को फॉर्मूला पता है, बताओ। 1 प्लस cos थीटा बराबर sin थीटा है ना, कॉपी के कहीं टॉप पे जाके लिख लो, 1 प्लस cos थीटा बराबर कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सही। अब क्यों होता है, तो इसका जवाब है मैथ्स में, सही। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है, ध्यान सुनिएगा, 1 प्लस cos थीटा है तो ऐसा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर 1 माइनस cos थीटा होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, जाके कॉपी के टॉप पे लिखो। 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक जगह और लिखना जाके कि साइन थीटा का वैल्यू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो कि याद रखना पड़ेगा, और कोई इसके अलावा उपाय नहीं है, ओके। लिख चुके, चलिए तो इसके बाद बताइए क्या आ जाएगा ये,
क्या क्या बाहर आ जाएगा? अच्छा 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 अच्छा, एक चीज यहाँ थोड़ा सा जगह बचा है क्या? कहीं आसपास, कहीं आसपास जगह बचा हुआ है तो ये इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर लें कि ये जो रिजल्टेंट आता है ये क्या आता है? रिजल्टेंट मिनिमम आता है। क्या आता है? ये रिजल्टेंट मिनिमम आता है। और ये मिनिमम रिजल्टेंट कितने के बराबर आ जाता है? तो a माइनस बी के मॉड के बराबर आ जाता है सिंपली। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं a का मॉड माइनस b का मॉड। ठीक है, ये जरूर ऐड करें। तो जब भी मैक्सिमम रिजल्टेंट की बात होगी तो क्या होगा? a प्लस बी। मिनिमम रिजल्टेंट की जब भी बात होगी तो क्या होगी? a माइनस बी। और यहां पर अभी जो निकाल रहे हो दो वेक्टर जब सेम मैग्नीट्यूड का होगा तो यहाँ जरा देखना रिजल्टेंट का वैल्यू कितने के बराबर बन रहा है। रिजल्टेंट का वैल्यू कितने के बराबर बन रहा है? क्या 2a² 2 बाहर निकला, a² a बन के बाहर निकला, कॉस एंगल कितना? θ/2। कितना? θ/2। पता चला क्या? 2 कॉस स्क्वायर है तो कॉस भी तो बाहर निकल गया ना। तो ये रिजल्टेंट आएगा। ये रिजल्टेंट कब एप्लीकेबल है? जब दोनों सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। क्लियर है? अब सुनना, एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ वन ऑफ द वेक्टर, विथ वन ऑफ द वेक्टर क्या हो जाएगा? क्या लगाते हो तुम? tan अल्फा। मान लेते हैं कि ये जो एंगल आपने निकाला है θ/2 ये अभी पता नहीं है वो कितने के बराबर है? अल्फा के बराबर है। कितने के बराबर है? अल्फा के बराबर है। क्या लगाओगे फॉर्मूला? जल्दी से बताना। tan अल्फा किसके साथ ये एंगल मान के चल रहे हो तुम? इसके साथ, इसके साथ। तो किसी को भी लिखो ऊपर, क्योंकि दोनों तो ए ही है। लेकिन tan लिख रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा? ऊपर साइन लिखना पड़ेगा, a sin थीटा। यहाँ क्या लिखोगे? a cos थीटा। यहाँ क्या लिखोगे? a लिखोगे। क्लियर है? अब क्या कुछ खत्म हो रहा है? a कॉमन निकल के कट गया तो क्या ये बचा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। और आप एक बात जरा बहुत ध्यान से सोचो कि क्या ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन θ/2 अभी लिखवाया ना, कॉस θ/2। और 1 प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला लिखवाया 2 कॉस स्क्वायर θ/2। कौन कौन गया? 2 कॉस कॉस। क्लियर है? यानी कि यहां से tan अल्फा का वैल्यू कितना निकल के आ गया? यस, tan अल्फा बराबर साइन θ/2, साइन θ/2 और ये कॉस θ/2। साइन बाय कॉस को क्या कहते हैं? अरे साइन बाय कॉस को क्या कहते हैं? tan कहते हैं। तो क्या आ गया ये? tan θ/2। तो क्या tan से tan चला गया? बस दिखाना नहीं है। अल्फा बराबर θ/2, क्या वही आ गया? तो इसलिए हम कहते हैं, ये प्रूफ है इस चीज का कि जब भी दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का होगा तो देयर रिजल्टेंट विल बी एट द एंगल बाइसेक्टर। रिजल्टेंट विल बी तो अगर कभी भी ऐसा बोल दिया जाए दो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड का है, उसका रिजल्टेंट जो है वो 30 डिग्री पर है किसी एक वेक्टर के साथ, व्हाट इज एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स? बताओ, क्या मैंने सवाल पूछा? दो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड का है, उसका रिजल्टेंट जो है वो किसी एक वेक्टर के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है?
कैसे? θ/2। वो तो θ/2 का वैल्यू 30 दिया हुआ है ना जी। अरे रिजल्टेंट बना रहा है किसी एक वेक्टर के साथ 30, तो कहने मतलब वो θ/2 का वैल्यू 30 है, यानी कि दोनों के बीच का 60 रहा होगा तभी तो 30 पर आया है रिजल्टेंट। अरे है कि नहीं? तो ऐसे याद करेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ तक हमने ये देखा पैरेललोग्राम लॉ के क्या केसेस थे, कैसे क्या था। ठीक है, मेन चीज़ इसी में टाइम लगता है थोड़ा पैरेललोग्राम लॉ में। लिख चुके यहाँ तक? जल्दी 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 फटाफट। लिख चुके? लास्ट लिखिएगा इसमें। तीसरे में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या लिखना है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जस्ट लाइक ये ट्रायंगल लॉ की तरह ही है। किसकी तरह है? ट्रायंगल लॉ की तरह है। क्या कहता है ये? मान लो कि ये कोई ए वेक्टर है, ये मान लो कोई बी वेक्टर है, मान लेते हैं ये कोई सी वेक्टर है, मान लेते हैं कोई ये डी वेक्टर है, मान लेते हैं ये कोई ई वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, इस तरीके से है। तो सीधा सीधा इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? तो किसी एक के टेल से शुरू करो और दूसरे सबसे लास्ट वाले के हेड को मिला दो। क्या बोला मैंने? फर्स्ट वेक्टर जहां से शुरू हो रहा है उसके टेल से लेके लास्ट वेक्टर का जो हेड है उसको मिला दो। तो लास्ट वेक्टर का हेड कहां पर है? यहाँ पर। और पहले वेक्टर का टेल कहां पर है? यहाँ पर। तो आपको रिजल्टेंट बनाने के लिए क्या करना है? फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड ऐसे करके मिला देना है। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस लॉ इज नोन एज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यों पॉलीगन? क्यों पॉलीगन? अब ये पॉलीगन में क्या हो सकता है? अच्छा बताओ कि मिनिमम साइड वाला पॉलीगन कौन है? साइड वाला पॉलीगन ट्रायंगल। ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, मतलब हाँ ठीक है वो हो सकता है। फिर पेंटागन बोल सकते हो आप, हेक्सागन बोल सकते हो, ऑक्टागन बोल सकते हो। ये सारे के सारे किस में आएंगे? पॉलीगन लॉ में आएंगे। और ये रिजल्टेंट वेक्टर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आप क्या लिख देंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो यही है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां तक जो आपने बात करा वो क्या था? एडिशन ऑफ वेक्टर्स था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स था। ठीक, कुछ क्वेश्चन करिए जल्दी से, फटाफट से हमें बताइए।
एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बताइए जरा। क्या बोला हुआ है? magnitude of, if magnitude of sum of two vectors, magnitude of sum of two vectors is equal to sum of their magnitudes, then find angle between the vectors। ये पहले ही बता रखा है। कितना होगा? 0 डिग्री ना। चलो ठीक है, मान लीजिए कि क्लिक नहीं किया आपने। क्लिक अगर नहीं किया तो क्या करना है, लैंग्वेज को समझो। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वैक्टर्स, लेट्स से ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर टू वैक्टर्स। अब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर बोला है? इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर बोला है? सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी कि सिंपली ए प्लस बी। क्या बोला है? ए प्लस बी। सही है। कुछ नहीं करना है, सिंपल। जैसे ही मुझे ये वाला पार्ट दिखा तो इसका सीधा मतलब मुझे समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। हालांकि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, तो उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे बाद में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, क्योंकि एंगल मेरे को निकालना है, एंगल मेरे को पता है नहीं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। क्या अब जरा सोचो कि ये ओवर रूट जब इधर की तरफ आएगा तो क्या आरएचएस को होल स्क्वायर करवा देगा? आरएचएस का क्या करवा देगा? होल स्क्वायर। और ये जब होल स्क्वायर होगा तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, खत्म सब। 2ab। अब जरा देखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितने के बराबर हो गया ये? 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा बराबर कितना? 2ab। तो 2ab भी गया, तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया? 1। और कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब आ सकता है? जब थीटा का वैल्यू क्या हो? मिनिमम एंगल कितना हो? 0 डिग्री। अरे है कि नहीं? इसलिए आंसर क्या है? 0 डिग्री। और यही चीज़ तो मैंने आपसे यहाँ कहा था। थीटा का वैल्यू 0 कब हो सकता है? जब ये इसके बराबर हो। अरे है कि नहीं? तो डायरेक्ट याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या दूसरा इसी तरीके से मैं कर सकता हूं? क्या करोगे दूसरे में? दूसरे में क्या करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। बोला हुआ है ना, डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो यहां से जब आप करोगे वापस से, क्या करेंगे इसको? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर रूट इधर जाएगा तो क्या बनाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ खत्म हो जाएगा। 2ab कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 2ab के बराबर। 2ab को काटेगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। आपको डायरेक्ट करने हैं, जैसे मैंने ये करा है वैसे ही करोगे एग्जैक्ट। बस अंतर क्या आएगा? तो 2ab कॉस थीटा किसके बराबर बनेगा? -2ab के बराबर बनेगा। और कॉस थीटा -1 आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। ओके, बढ़े आगे।
क्या पूछा है? ये पूछा है, बता सकते हो, बहुत ही सिंपल है, जल्दी से बताइए। देखो क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है? पी प्लस क्यू, यही ना। और मिनिमम रिजल्टेंट क्या होता है? पी माइनस क्यू। और हम यहाँ मान के चल रहे हैं क्या, कि P इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू Q। क्या इसका रेशियो क्या बोला है? आर मैक्स और आर मिनिमम का रेशियो क्या बोला है इसने लेने को? 2:1, तो 2/1 कर दिया हमने। आर मैक्स का वैल्यू कितना है? P प्लस क्यू। आर मीन का वैल्यू कितना है? P माइनस क्यू। ये कितने के बराबर आ गया? 2/1। कितना हो गया ये? P प्लस क्यू बराबर कितना? 2 टाइम्स ऑफ P माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q, 2 टाइम्स ऑफ Q। कौन किधर गया? ये इसको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा ये? 3PQ बराबर कितना? 3PQ बराबर कितना? P। हाँ, कुछ भी लिख दिया मैंने। 3Q ना, 3Q बराबर P, 3Q बराबर P। और चाहिए क्या आपको? P/Q। तो P/Q का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। ये है ना आंसर, सही है? ओके, ये होमवर्क है, करके आइएगा। अभी बहुत सारे सवाल इस पे बाकी हैं, तो अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, करके आइएगा, बाकी अगले दिन देखेंगे। जाइए। और जितने भी फॉर्मूले हैं, मतलब कहाँ से? रिजल्टेंट वाला से। रिजल्टेंट ही ओरिजिनल है, ये वाला क्या है? यहाँ से जाके लिख लीजिएगा। क्या फॉर्मूला? अरे बाहुबली, ऐसे करके बैठोगे भाई? असली फॉर्मूला है ना, यहीं से सब ना निकला है, यहीं से सब निकला है। इसको क्या बोलेंगे? असली। और बाकी सब नकली, ठीक है। और इसका नाम बस मैं देता हूँ, छोटा फॉर्मूला। और ये छोटा फॉर्मूला इज व्हेन एप्लीकेबल when two vectors having same magnitude, when two vectors having same magnitude, ठीक है। और बाकी आर मैक्स का वैल्यू आपको पता है, ए प्लस बी। आर मीन का वैल्यू पता है आपको, ए माइनस बी, ठीक है। बाकी आप कोशिश करिएगा वेक्टर एडिशन में जो आपसे बन पाए वो बनाइएगा अभी फिलहाल के लिए, है ना। लो